नेक्स्ट है बच्चों ओम्स लॉ की सर ओम का नियम क्या होता है। ओम एक बच्चों साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के, कि जितना वोल्टेज, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे उतना आपका करंट भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, जितना वोल्ट मीटर को बढ़ाओगे, मतलब एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे, उतना करंट भी इंक्रीज आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा आर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो इसकी सर डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल डेफिनेशन याद रखना, अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है हर एक पॉइंट पे, इसे बोलते हैं बच्चों ओम्स लॉ। सर इसका ग्राफ, ग्राफ बच्चों V से अगर आप I बना रहे हो तो R बीच में ही आएगा। अगर बच्चों बना रहे हो I से V का तो भी R भाई बीच में आएगा। अगर बच्चों स्लोप निकालना है आपको तो थीटा ले लो, थीटा यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर बटे बेस, मैथ में क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, 10 परपेंडिकुलर तो V हो गया, बेस I हो गया, बराबर किसके है, R के। तो जिस उस रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका एंगल भी ज़्यादा है। अगर उल्टा लगाएं तो 10 बराबर इसका अपोजिट हो जाएगा ना इस बार, आई बटे वी इजक्वल टू 1/r। ये बच्चों काफ़ी समझना, तो सर 1/r क्यों कर दिया, तो भाई v इजक्वल टू आई आर होता है ना, तो 1 में करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा बच्चों जिसका आपका एंगल कम है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ होता है, जितना वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, और कांस्टेंट क्या आएगा आपका आर, और ग्राफ v से i बनाओ चाहे i से भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आती है, खामियाँ कि सर लिमिटेशंस बताओ। सबसे पहले लिमिटेशंस है बच्चों, ये कुछ मेटल पे लगता है, ओम्स लॉ वैलिड फॉर सम मेटल, लिखना बच्चों ये ओम्स लॉ वैलिड फॉर सम मेटल, ओम्स लॉ वैलिड फॉर सम मेटल, कि कुछ ही मेटल पे लगता है, सब पे नहीं लगता, कुछ मेटल पे लगता है। दूसरी लिमिटेशन ये है बच्चों, आर कांस्टेंट चाहिए है भाई, रेजिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो ये भी एक इसकी ड्रॉबैक से कमी है। तीसरा पॉइंट ये है, सेमीकंडक्टर पे भी नहीं लगता, डू नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर अप्लाई नहीं हो सकते, तो ये लिखना डू नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर, के सेमीकंडक्टर पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, इंसुलेटर पे भी नहीं होता, डो नॉट एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर भी अप्लाई नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो ये लिखना इसकी लिमिटेशंस है कि कुछ मेटल पे लगता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये भी खामियां है, सेमीकंडक्टर पे भी नहीं लगता, ये भी खामियां है, इसकी ड्रॉबैक्स है, इंसुलेटर पे भी नहीं लगता, ये भी इसकी कमी है। और पांचवा सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो बच्चों, क्या हो, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, हमें तो कांस्टेंट चाहिए, तो वो भी क्या इसकी ये लिमिटेशंस, ये है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम ओमिक और नॉन ओमिक लॉ की। एक थी ओमिक और एक होता है बच्चों नॉन ओमिक लॉ, नॉन ओमिक लॉ। ओमिक लॉ है जो ओबे करे ओम्स लॉ को, ओबेज टू ओम्स लॉ, इसमें स्पेस मार देना, ओम्स लॉ को भी नहीं करता हो। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट, इसमें बच्चों स्पेस मार दो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। तीसरी बात, इसमें भाई स्ट्रेट करवाता है बच्चों, इसमें वी और आई, इसमें नोट स्ट्रेट करो नहीं आता है। ठीक है, फोर्थ, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट करता है बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या लिखना, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट टू वी और आई, ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता ना करंट पे करता है। बट नॉन ओमिक लॉ में ऐसा नहीं है, नॉन ओमिक लॉ में करंट पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन क्या, आई, मतलब किस पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है। ये बच्चों है डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक लॉ। ओमिक लॉ का एग्जांपल लेना हो बच्चों, क्या, ऐसी चीज जिसके ऊपर पोटेंशियल भी आपका करंट भी क्या हो, कांस्टेंट हो, बिल्कुल ठीक है, क्या हो, कांस्टेंट। तो प्योर मेटल ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, प्योर मेटल का ग्राफ ऐसा होगा। और नॉन ओमिक का लॉ का एग्जांपल लो तो बेटा सेमीकंडक्टर ग्राफ, सेमीकंडक्टर ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरफ करंट इस तरफ वोल्टेज। बच्चों ये 12वीं में इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर ग्राफ है, ये तो इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर है, ये है डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बच्चों आप रेजिस्टेंस की, सर रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो बच्चों रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट को अपोज करता है, उसे बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों जैसे मान लो आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता नहीं हो, क्या काम करता है, तो सिंपल पता है आपको, यूजिंग बाई ओम्स लॉ, V इजक्वल टू बाई आई आर, तो R इजक्वल टू V बटे आई, तो R जो टॉपिक है बेटा उसको बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ क्या होगी, निचले वाली इन्वर्स लेके डिक्रीज,
तो क्या काम करेगा, ये करंट को अपोज करेगा। सर आपने आर क्यों बढ़ाया, इसको कम भी कर सकते हो, बेटा कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक में पूछा है उसी को बढ़ाना पड़ता है हमेशा ही। तो इसको बढ़ाओ, ये अपने आप कम हो जाएगा। तो करंट को डिक्रीज करते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं आप, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर सर इसकी सिंबल क्या होगा भाई, ये इसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, आर की तो ओम होती है, इसकी वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर। और किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, 4 बात पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, मान लो आपका वायर ये है, ठीक है, एक वायर ये है, तो इस पे रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस वाले पे रेजिस्टेंस कम, तो इसमें करंट बढ़िया जाएगा, सॉरी इसमें करंट, बड़ी वाली के अंदर करंट क्या होगा, डिक्रीज, छोटी वाले के अंदर करंट इंक्रीज, ठीक। दूसरा, जितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जैसे मान लो कोई कंडक्टर हमने चला के छोड़ दिया, वो गर्म हीट पकड़ता जा रहा है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ऑटोमेटिक डिक्रीज, कम होता चला जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपके 2 वायर है आपके पास, एक थिक वायर है एक थिन वायर है, किस में करंट इजीली करेगा भाई, जिसका मोटा वायर, जिसकी थिक वायर होती है, मोटी वायर होती है, उसमें करंट बढ़िया जाएगा, क्योंकि जिसका एरिया ज़्यादा हो गया, थिन वायर का रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। मतलब जिसका एरिया ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो वो गुड कंडक्टर होगा, तो आपका थिक वायर में करंट अच्छा जाएगा। ये क्या होता है सर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, कि जितना नेचर ऑफ मटेरियल को बढ़ाओगे बेटा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। ये है आपका बेटा फैक्टर, कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ, डायरेक्टली टू टेम्परेचर, इनवर्सली टू एरिया और इनवर्सली टू नेचर ऑफ मटेरियल। इसको शॉर्टकट याद करने की तरीके बच्चों, अगर आपको डिपेंड से याद करने में दिक्कत आ रही है तो ये याद करना, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टी एल ए एन, एल टी एन, ट्री का नाम है बेटा एल टी एन। रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू टेम्परेचर, डायरेक्टली टू लेंथ, इनवर्सली टू एरिया, इनवर्सली टू नेचर ऑफ मटेरियल। इस ये ट्रिक है याद करने का मेथड, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। फिर सर स्लोप के सवाल कैसे होते हैं, उसके ओम स्लो के, ये V, ये बच्चों I, ये R1 R2, कौन सा रेजिस्टेंस हायर होगा बच्चों। देखो अगर स्लोप लगा के देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू V बटे में I इज इक्वल टू R, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, तो R1 ग्रेटर देन टू R2। ये क्वेश्चन काफ़ी CBSE में पूछ चुका, जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा, अगर आई से भी हो तो उल्टा हो जाएगा, जिसका एंगल कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये है बच्चों आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर होता है बच्चों रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है कि सर रेजिस्टिविटी क्या होती है, आपने अभी पढ़ लिया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको पता है बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ, इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों इक्वेशन को काउंट कर दो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से वी गेट, फ्रॉम थ्योरी में बच्चों बहुत सारा लिखना पड़ता है, वी गेट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बटे ए। तो बच्चों यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल घटते ही कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा बच्चों रो, ये ग्रीक वर्ड में रो कांस्टेंट, वो ही रेजिस्टिविटी है, रो इज इक्वल टू एल बटे ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बटे एल, आर ए बटे एल। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया पर यूनिट लेंथ, कि बार रेजिस्टेंस और एरिया का तो प्रोडक्ट है, अपॉन में क्या है, लेंथ है। इसका एक और नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम्स मीटर। इसकी तो पता है आपको, ओम्स एरिया के मीटर स्क्वायर, 1 मीटर मर गया तो ओम्स मीटर। किस पे डिपेंड करता है, 2 बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू, सॉरी रेजिस्टिविटी की बता रहे हैं, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा, और एक नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल को जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, जिसकी रेजिस्टिविटी लो है वो गुड कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है वो बैड कंडक्टर। रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो तो बैड कंडक्टर होता है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो गुड कंडक्टर, करंट फ्लो अच्छा होता है। इसीलिए हम इस 10th क्लास में एक चीज़ लिखते हैं कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, मेरे हिसाब से 1.6 10⁻⁸ ओम्स मीटर होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी ध्यान रखना बच्चों कि दोनों बात पे डिपेंड करती है, लेंथ पे नहीं डिपेंड करती। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन बहुत देगा, लेंथ को एरिया को डबल कर दिया, लेंथ को ये कर दिया, बताओ रेजिस्टिविटी क्या फर्क पड़ा, तो नो इफेक्ट बेटा, कोई चेंजमेंट नहीं होती, क्योंकि डिपेंड करती ही नहीं है इस पे, ठीक है।
और सबसे बढ़िया कंडक्टर क्या बताया, सिल्वर। ये बच्चों याद रखना आप। नेक्स्ट है बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल की ड्राइव, कि भाई रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे लगाए तो क्या आंसर होगा, और पैरेलल का क्या। बच्चों जो रेजिस्टेंस लिए दोनों सीरीज लगाते, तीन भी ले सकते हैं। और ये इसका वोल्टमीटर V1, इसका वोल्टमीटर V2, और नेट वोल्टेज है बच्चों V से क्या करंट फ्लो होता है, सिंपल आई, तो सिंपल आई कर दिया। आपको पता है वो नेट वोल्टेज V है, तो ये V1 प्लस V2 के क्या आएगा, इक्वल। भाई टोटल वोल्टेज है तो इन दोनों के इक्वल आएगा। जरूरी नहीं है बच्चों कि ये दोनों सेम आए, रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है ये 100% अलग अलग आएगा, पर इनके टोटल आएगा बेटा, इसके टोटल आएगा, ठीक है। तो V इक्वल टू आई, यहाँ पे V1 प्लस V2। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू IR, तो आई तो वो ले लिया टोटल करंट, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका यहाँ तक का टोटल। V इक्वल टू आई, ये करंट गुणा में रेजिस्टेंस R1, I R2, आई से कॉमन ले काट दिए बच्चों, कॉमन ले लिया ये, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2। तो कैसा रेजिस्टेंस होता है यहाँ बच्चों, हाई रेजिस्टेंस। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है। सेम क्या होता है बच्चों बताओ, सेम करंट होता है। न्यूमेरिकल में पता कैसे लगा, करंट तो सेम होता है, करंट सेम, रेजिस्टेंस हाई। हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंट डायरेक्टली टू लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। पैरेलल में टोटल करंट आई जा रहा है बच्चों, तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में करंट फ्लो हो गया पॉजिटिव से, तो I1 I2, तो I1 प्लस I2। आपको पता है बच्चों पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है, क्या होती है, वोल्टेज। I इज इक्वल टू V बटे R, R इक्वलेंट V बटे R1 प्लस V बटे R2, V से V कैंसिल, तो 1 बटे R इक्वलेंट R1 प्लस R2। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, लो रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है सर, रेजिस्टेंस इनवर्सली टू एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा, इसका एरिया ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज सेम होती है, इसमें करंट सेम होता है, ठीक है बच्चों। और इस रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ होता है, इसका मेन रीजन है इसका इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। इसमें बच्चों तो दो बात है, एक दो बड़े बड़े क्वेश्चन कराते हैं इसके अंदर, कैसे बोर्ड में आते हैं ये बेटा बच्चों न्यूमेरिकल है आपका, दो रेजिस्टेंस सीरीज दे दिया, ये वोल्टमीटर V1, ये V2, यहाँ पे बैटरी लगा दी सेल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको बताया बेटा बच्चों दो सीरीज में, 2 और 3 5, तो आंसर क्या है फर्स्ट का 5 ओम, क्या जाएगा 5 ओम। टोटल करंट कितना होगा, नेट पोटेंशियल 5 अपॉन में नेट रेजिस्टेंस 5, 5 अपॉन 5 1 एम्पियर। वोल्ट मीटर कितना है बच्चों, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर कितना आएगा, टोटल करंट, करंट कितना है आपका 1 एम्पियर गुणा में ये 2, 2 2 एकम 2 वोल्ट। ये भी बच्चों कैसे निकालो, सेकंड रीडिंग कितनी आएगी, जैसे V1 कैसे निकालते बच्चों, V1 निकालते इसमें जितना रेजिस्टेंस गुणा में 2, 2 एकम 2। V2 करंट जा रहा है 1 गुणा में 3, तो 3 वोल्ट। टोटल कितना है 5, तो बिल्कुल सही है। एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा, एमीटर बच्चों वही दिखाएगा जो टोटल करंट है 1 एम्पियर, कितना आएगा 1 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल है बच्चों। पैरेलल का ले लेते हैं एक, यहाँ पे लगा दिया आपने ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो टोटल I1। सबसे पहला क्वेश्चन है कितना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा बच्चों, तीनों पैरेलल है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1 बटे इक्विवेलेंट 1 बटे 3 1 बटे 3 1 बटे 3 3 बटे 3 कितना हो गया 1 बटे 1, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम। कितना हो गया बच्चों 1 ओम, तो कितना रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट 1 ओम। दूसरा टोटल करंट बताओ, नेट वोल्टेज 9 बटे 1 9 वोल्ट, भाई कितना आएगा 9 वोल्ट। फिर हर एक के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सेम। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो हर एक के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, तो कितना करंट फ्लो होगा 9 बटे 9, सॉरी यहाँ पे एम्पियर आएगा, यूनिट है ना इसकी एम्पियर है। नेट वोल्टेज अपॉन में इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, ठीक है बच्चों। तो फिर आपका कितना 3, अगर बच्चों सेम रेजिस्टेंस है तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है 9 एम्पियर जा रहा है। 3 रेजिस्टेंस सेम है तो कितना कितना जाएगा बताओ। आपको सिंपल सी बात है भाई, वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल है 9 वोल्ट, 9 अपॉन में 3, यहाँ पे भी 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3, हर एक में 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। एमीटर की कितनी रीडिंग है, तो बच्चों आपकी 9 एम्पियर इसकी रीडिंग मिलेगी, ठीक है बच्चों। ये आपका
न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है बच्चों आपका पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पावर की। सर पावर क्या होती है? पावर को बच्चों शक्ति कहते हैं, कितनी शक्ति होती है बॉडी के अंदर काम करने की। ठीक है, तो पावर का मतलब होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों वर्क अपॉन में टाइम, कितने समय में कितना काम किया गया है उसे बोलते हैं पावर, उसकी शक्ति। तो यूनिट क्या होगी उसकी? यूनिट नाइन्थ में पढ़ लिया, इसकी तो बच्चों होती है वाट, इसकी जूल और इसकी सेकंड। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला आप यूज़ मत करना क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सर कैसे अप्लाई करें आपको पता है। बट बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई में चार्ज, V इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्या हो, तो W इक्वल टू वी क्या हो अपॉन में टी। ये किसका फॉर्मूला है? चार्ज बटे टाइम, करंट का। तो पावर का पहला फॉर्मूला ये होता है वोल्टेज गुणा में करंट, वोल्टेज गुणा में करंट। दूसरा यहाँ पे ओम्स लगाओ, V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वेयर आर। यहाँ पे V की वैल्यू पुट की ओम्स लॉ में, यहाँ पे I करो, I की वैल्यू V बटे आर, तो V स्क्वेयर बटे आर। पावर के तीन फॉर्मूले बच्चों ये याद रखना, करंट गुणा में वोल्टेज, करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस, वोल्टेज का स्क्वायर रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये आपकी पावर स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये जूल्स एनर्जी क्या होती है, जूल्स लॉ क्या होता है? किसी कंडक्टर को इजीली जब हम हीट करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे जूल्स लॉ कहते हैं। बच्चों ये एक प्रकार से इसी को बोल देते हैं एनर्जी। तो वर्क बराबर पावर गुणा में टाइम। लेकिन पावर के सर कितने फॉर्मूले हैं? तीन, भाई वही पुट करो, वी आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, वी स्क्वेयर आर टी। तो सर कौन सा अप्लाई होगा? भाई जो चीज़ आपको दे रखी है न्यूमेरिकल में वही अप्लाई करना है यहाँ पे बच्चों, वो होती है आपकी एनर्जी या जूल्स लो। ठीक है बच्चों, यूनिट सबकी पता है एनर्जी की जूल ही होगी। और यहाँ पे के डब्ल्यू एच आता है बच्चों, किलो वाट आवर। किलो में तो कितना, 1 किलोवाट में तो 1000 वाट होते हैं बच्चों, मेगावाट में 10 की पावर 6। ठीक है, गीगा में 9 होते हैं बच्चों, 10 की पावर 9 वाट। तो किलो में कितना हो गया, 10 की पावर 3। एक घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600। तो 3.6 10 की पावर प्लस का 6 क्या हो जाएगा, जूल। काउंट करेंगे तो इसको बच्चों जूल। ठीक है बच्चों, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा आपका, क्योंकि एक अंक बाद डेसिमल लगा दें तो एक पावर बढ़ जाएगी यहाँ से। 1 किलोवाट इतना जूल होता है। किलोवाट का दूसरा नाम बच्चों यूनिट होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 10 की पावर 6। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों बिल प्रॉब्लम, कि बिल प्रॉब्लम में सर कैसी कंडीशन होती है। तो बिल प्रॉब्लम की सबसे अच्छी ट्रिक होती है बच्चों, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना, पावर। सर यही क्यों लगाई, भाई तीनों लगेगा, वी आई भी होता है, आई स्क्वेयर आर भी होता है, वी स्क्वेयर आर। और पावर किस में ज़रूरत पड़ेगी आपको, किलोवाट में। अगर बच्चों किलोवाट नहीं है तो उसके बटे में 1000 कर देना। पावर किस में ज़रूरत, पहले पावर का फॉर्मूला लगाना, जो सा लगेगा वो लग जाएगा। फिर पावर किस में लगाना, पावर किलोवाट में ज़रूरत होती है बच्चों। किलो का मतलब अगर सिंपल वाट में है तो उसको 1000 से भाग कर देना, किलो बन जाएगी। फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाना, वही पावर गुणा में टाइम। पावर तो आई बच्चों किलो में, किलोवाट में। टाइम किस में लेना है आपको, घंटे में। क्या लेना, घंटे में। तो यहाँ से आपकी यूनिट आ गई, यूनिट का मतलब के डब्ल्यू एच आ गया ये। तो आपको पता है एक के डब्ल्यू एच किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। और जितने आपके पैसे दे रखे हैं कि एक यूनिट में 2 रुपये है भाई, 3 रुपये है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा बिल प्रॉब्लम का। जैसे एक सवाल कराते हैं सिंपल सा, जैसे मान लो वोल्टेज है 2000 वोल्ट, ठीक है, करंट है 1 एम्पियर। तो पावर कितनी होगी, पहले सिंपल, सॉरी पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। टाइम भी है 1 घंटा, 1 यूनिट में 5 रुपया है, तो ज़्यादा यूनिट में कितना खर्चा होगा, ऐसे क्वेश्चन है। तो बताया बच्चों सबसे पहले पावर इज इक्वल टू वी आई। सही है, वाट आ गया, तो वाट को किलो में बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग 2 किलो वाट। एनर्जी का फॉर्मूला पावर गुणा टाइम, किस में, घंटे में। सही है, घंटे में है, तो 2 किलोवाट आवर। एक यूनिट में कितना खर्चा है, 5 रुपये। 2 यूनिट में कितना होगा, के डब्ल्यू एच का यूनिट, 5 दूनी 10, 10 रुपये आंसर। कितना बच्चों, 10 रुपया यूनिट इसका बिल का खर्चा होगा। ठीक है, तो आपका ये एक चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनकी लगातार रूप से बच्चों प्रैक्टिस करना, ठीक है, और इन ट्रिक को ओबे करना। ठीक है, थैंक यू।